पद है और जो के अवधेश जी हैं उनके प्रति मेरा बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो शांति निकेतन में और अभी बनारस में लगातार कार्यक्रम कर चुके हैं और अगला कार्यक्रम के पास नाट्योत्सव का है। हमारे विभाग में प्रोफेसर थापा जी, प्रोफेसर सरस्वती जी, प्रोफेसर अलका पांडे जी उपस्थित हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी हैं और डॉक्टर सुधा हैं। इन सब की गरिमा से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत सारे उसके साथ हैं, डॉक्टर स्वर्ण कौरपुत्र, डॉक्टर दिशा है। मैं सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगले सत्र के लिए हम लोग कहेंगे कि आप लोग उसकी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आप सबका। और ये उद्घाटन सत्र यहीं समाप्त होता है। सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, जलपान नहीं बल्कि चाय की व्यवस्था है। तो आप सबसे आग्रह है कि 10 से 15 मिनट के अंदर दूसरा सत्र हमारा प्रारंभ होगा। चाय ग्रहण करने के पश्चात आप सब पुनः इस हॉल में आ जाएं वापस। हमारे शिक्षक साथियों से निवेदन है कि बाएं हाथ पर जो ये छोटा कमरा है, हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर आ जाएं। हमारे जो छात्र हैं बेटा बगल में दाहिनी ओर देखें, चाय लगी हुई है, लेकिन 15 मिनट के अंदर हर स्थिति में वापस आ जाएं, वरना मैं आकर जो है चाय आपकी रखवा दूंगा। ठीक है ना? सत्र में मैं डॉक्टर ममता तिवारी, सहायक आचार्य हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह सत्र जयशंकर प्रसाद की रचना धर्मिता के काव्य पक्ष पर आधारित है। इस सत्र में वक्ता के रूप में पधारे हमारे विद्वान जो इस सभागार में उपस्थित हैं, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभागार के बाहर खड़े सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कृपया वे सभागार में शीघ्र पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर रामेश्वर राय जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करने का प्रयास करें। प्रोफेसर सुमन जैन, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे यहाँ पधारी हैं, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। प्रोफेसर कैलाश देवी सिंह, जो हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच को सुशोभित करने का कष्ट करें। इसी क्रम में प्रोफेसर हिमांशु सेन, हमारे हिंदी विभाग की, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कृपया मंच को गरिमा प्रदान करने का कष्ट करें। अपना स्थान मंच पर ग्रहण कर रहे हैं। से हैं सत्र के अध्यक्ष के रूप में मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आपका स्वागत सर, हार्दिक आभार। सत्र सर 1 बजने वाले हैं और 2:30 बजे तक तो चला सकते हैं हम लोग। 2:30 बजे तक चला सकते हैं। विद्यालय से हमारे यहाँ उपस्थित हुई हैं, वे मंच पे सुशोभित कर रही हैं मंच को। उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्वानों और विदुषियों से समृद्ध ये गरिमामयी मंच, उसके स्वागत और सम्मान के लिए अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। उसी परंपरा के अनुपालन के क्रम में मैं इस गरिमामयी मंच के स्वागत सम्मान के लिए प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर से अनुरोध करती हूँ कि वे इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर राय जी का पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय देकर सम्मान करें।
कई रचनाएं प्रकाशित हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का संपादन किया है, जिनमें अनहीलिंग द साइलेंस और एसेंस ऑफ टाइम जैसे काव्य संग्रह हैं, और कविता का परिसर एक अंतर यात्रा विशेष उल्लेखनीय है। इसके साथ ही आध्यात्मिक विमर्श पर आधारित कृति जीवन आनंद पथ भी विशेष उल्लेखनीय है। सम्मान के इस क्रम में मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर का कि वे प्रोफेसर कैलाश देवी सिंह जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय देकर सम्मान करें। मध्य रूप से सूर साहित्य की विशेषज्ञ तो मैम ही हैं, इसके साथ ही साथ आधुनिक काव्य में भी उनकी विशेष गतिमति रही है। अवधी भाषा के संवर्धन एवं विकास में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनके इस योगदान के लिए लोक संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा लोक संस्कृति ध्वजवाहक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं मैम। स्वागत सम्मान की इसी श्रृंखला में प्रोफेसर सुमन जैन जी का सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर अलका पांडे मैम का कि वे उन्हें उत्तरीय स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। है जिनमें आचार्य विनोबा की साहित्य दृष्टि, दलित विमर्श, हिंदी एवं भारतीय अंग्रेजी साहित्य के संदर्भ में बदले नज़र, नज़ारा बदले, आचार्य शरद कुमार सागर जैसी कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी क्रम में मैं हमारे विभाग की वे मैडम का स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय से सम्मानित करें। उन्हें अपनों का स्वागत का सुंदर सुयोग है। प्रोफेसर हिमांशु सेन भाषा विज्ञान, पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ ही साथ प्रवासी हिंदी साहित्य, आधुनिक साहित्य के विशेषज्ञ हैं। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में उनकी गहरी रुचि एवं गतिमति है। उनकी 4 संदर्भ पुस्तकें आधुनिक अवधि कविता के हीरक हस्ताक्षर, हिंदी समीक्षा, स्वरूप एवं प्रकार, भारतीय संस्कृति का आईना, अवधि संस्कृति और योगेश प्रवीण की कृतियों का समीक्षात्मक अनुशीलन है। इसके साथ ही एक कहानी संग्रह लोगों के संपादन भी किए हैं। आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। इतना समृद्ध मंच और इतना समृद्ध और सरस विषय प्रसाद का काव्य, निश्चित ही ये चर्चा परिचर्चा बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। प्रसाद के काव्य की बात हो तो तुरंत कुछ पंक्तियाँ, अभी पहले भी उन पंक्तियों की चर्चा हुई है, मेरी भी बड़ी प्रिय पंक्तियाँ हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन। प्रसाद की कविता हृदय की कविता है। हर उस मन, हर उस हृदय की कविता है जिसमें दया, माया, करुणा, स्नेह, वात्सल्य है, जिसमें राष्ट्र है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र की हवा, पानी, मिट्टी, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव है, उसके प्रति समर्पण है, सेवा भाव है, त्याग है। हर उस मन और हर उस जन की कविता है जिसमें स्वराज का स्वप्न है, जिसमें करुणा का भाव है, मानवता का भाव है। एक तरफ आंसू जैसी विरह काव्य है, दूसरी तरफ कोमल कुसुमों की मधुर रात जैसे गीत हैं। एक तरफ कामायनी है जो दर्शन पर आधारित है, बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हिमाद्रि तुंग श्रृंग से जैसी गीत, पेशोला की प्रतिध्वनि जैसी रचनाएं भी हैं। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व संपन्न जयशंकर प्रसाद का कवि व्यक्तित्व, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो उनकी रचना धर्मिता है, अभी हमने जाना और पहले भी हम सब जानते रहे हैं कि प्रसाद बहुआयामी व्यक्तित्व वाले हैं। नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखी, कविताएं लिखी ही, उपन्यास भी लिखे, और जहाँ भी जो भी उन्होंने लिखा उसमें वे एक शिखर पर स्थापित करते हैं अपने आप को। तो ऐसे व्यक्तित्व में उनका कवि रूप जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है,
चाहे उनके कहानियाँ हों, चाहे उनके नाटक हों। नाटकों के तो बीच बीच में भी गीत हैं जिन्हें हम स्वच्छंद रूप से भी यदि पढ़ें तो अपना अलग अस्तित्व एक रखते हैं। तो ऐसे कवि, ऐसे सृष्टा, ऐसे दृष्टा के ऊपर केंद्रित यह सत्र, अब मैं और अधिक समय ना लेते हुए सर्वप्रथम अपने पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश देवी सिंह मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने सारगर्भित वक्तव्य से हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। प्रोफेसर कैलाश देवी सिंह। आज के इस सारस्वत समारोह के प्रथम तकनीकी सत्र के सुसम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर राय जी, और बनारस से पधारी प्रोफेसर सुमन जैन जी, विदुषी वक्ता, और मेरी आत्मजावत आत्मीय, प्रिय और अत्यंत धीमान, ओजस्वी, तेजस्वी वक्तृत्व देने वाली हिमांशु जी, और कुशल संचालिका डॉक्टर ममता जी, सभागार में उपस्थित हिंदी विभाग के सभी मेरे अनुज ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं सबसे वरिष्ठ हूँ इस समय। मेरे अनुजवत आचार्य जी, आचार्यगण, सहाचार्यगण, सहायक आचार्यगण, और महाविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों से पधारे हुए नेशनल पीजी कॉलेज से पधारे हुए प्रोफेसर रामकृष्ण जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय से पधारे हुए डॉक्टर अनिल राय जी, और सभागार में उपस्थित प्रिय विद्यार्थी, आप सबको नमन करती हुई अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। मेरे वक्तव्य का विषय है प्रसाद काव्य में राष्ट्र, राष्ट्रबोध और विश्वबोध। प्रसाद के काव्य में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत व्यापक, सांस्कृतिक और भावनात्मक है, जो केवल भौगोलिक सीमा न होकर एक सचेतन, गौरवशाली सांस्कृतिक इकाई है। उनकी कृतियों में अतीत के गौरव, भारतीय संस्कृति, स्त्री के प्रति सम्मान, प्राकृतिक वैभवश्री और राष्ट्र जागरण अर्थात स्वबोध का संगम मिलता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाठकों में राष्ट्र प्रेम और त्याग बलिदान की भावना जागृत करता था। शक्तिशाली हो विजयी वनों के माध्यम से वे देशवासियों को अपनी शक्ति पहचानने का संदेश देते हैं। प्रसाद के लिए राष्ट्र का अर्थ केवल भूखंड नहीं है, बल्कि उसकी महान सभ्यता, इतिहास और मानवीय मूल्य हैं। वे हिमाद्रि तुंग सिंह जैसे गीतों से भारतीय संस्कृति को प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। प्रसाद भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के बड़े आख्याता है। ये सच है कि प्रसाद के नाटकों और कथा साहित्य में उनका राष्ट्रभक्ति भाव अत्यंत उच्च स्वर में मुखरित है, किंतु ऐसा नहीं कि उनका काव्य साहित्य इससे छूटा हो। उन्होंने अपनी राष्ट्र चिंता और राष्ट्र चिंतन का उद्घोष प्रकारांतर से सर्वत्र किया है। प्रसाद के नाटकों के गीत तो राष्ट्रभाव से ओतप्रोत हैं ही, उनके पात्र राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक गौरव की स्थापना के लिए आजीवन और आमरण संघर्ष करते हैं, क्योंकि आर्य वीरों के समक्ष राष्ट्र के स्वर्णिम अतीत के सहस्रों वर्षों का इतिहास प्रस्तुत है। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से आए थे हम नहीं, जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिरा लोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृत हो उठी अशोक। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा गान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ऐसी तमाम पंक्तियाँ प्रसाद साहित्य में भरी पड़ी हैं, पर ओज और उत्साह से पूर्ण स्कंदगुप्त का यह गीत राष्ट्रगीत की पदवी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसमें स्वर्णिम अतीत को याद कर वर्तमान की समस्याओं का समाधान खोजने की प्रेरणा है। राष्ट्र प्रेम के क्षेत्र में प्रसाद के नारी पात्र बहुत आगे हैं। चंद्रगुप्त की अलका गाती है, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुश्रुत पंक्तियाँ हैं, बहुख्यात गीत हैं, लेकिन इस प्रयाण गीत में जिस स्वतंत्रता का आह्वान प्रसाद करते हैं वह समुज्ज्वल है, स्वयं प्रभ है, अर्थात सात्विक और आलोकमय है, अतः अत्यंत स्पृहणीय भी है। नाग यज्ञ में मनसा का यह प्रयाण गीत निष्क्रिय पड़े भारतीयों को उद्बोधित करता प्रतीत होता है। क्या सुना नहीं कुछ अभी पड़े सोते हो,
क्यों निज स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो? जब दर्प भरा अरि चढ़ा चला आता है, तब भी तुम में आवेश नहीं आता है? अपने शत्रुओं से स्वयं हाथ धोते। विदेशी शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए भारतीय वीरों को कवि ललकारता है। प्रसाद जी का जन्म और देहावसान, जैसा कि उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर दीक्षित ने बताया, कि वो परतंत्र भारत में ही हुआ। दास्ता की पीड़ा उन्हें टीसती अवश्य रही होगी, इसीलिए तत्कालीन परिस्थिति में अतीत की गौरव गाथाओं और चरित्रों के माध्यम से उन्होंने अपना राष्ट्र प्रेम उजागर किया। प्रसाद का राष्ट्र प्रेम हिमालय के उत्तुंग शिखर से प्रारंभ होकर विशाल सिंधु जो अतल गहराई लिए हुए भारत माँ के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, वहाँ तक प्रसरित है। उनके राष्ट्र प्रेम में भारत का नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक श्री संपन्नता और सांस्कृतिक समृद्धि का सर्वाधिक उल्लेख है। प्रसाद ने विदेशी पात्रों से इस वैभव का जयगान कराया है। ग्रीक कन्या कार्नेलिया इस सौंदर्य पर विस्मय विमुग्ध है और किन्हीं अंतर्लीन क्षणों में भारत की वंदना करती हुई कह उठती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ क्षितिज को मिलता है एक सहारा। और स्कंदगुप्त की पंक्तियाँ, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे हार। यहाँ प्रकृति को राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़कर देश की प्राकृतिक सुषमा का मुक्त वर्णन करके प्रसाद ने देश प्रेम का संचार किया है। भले ही उपयुक्त सभी गीत नाटकों में गाए गए हों, किंतु इनके बिना प्रसाद का राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम अधूरा है। प्रसाद का राष्ट्रबोध केवल आदर्शपरक, कल्पित या आरोपित नहीं है, वह क्षणिक या उन्मादपूर्ण भी नहीं है, बल्कि गंभीर और संस्कार युक्त है। उनकी कविताएं देशवासियों को दास्ता से मुक्त होने और एतदर्थ वीरता के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये भी सत्य है कि उन्होंने राष्ट्र के दुख, दर्द, दारिद्र्य, विपन्नता का वर्णन कम किया है या अपेक्षाकृत नहीं के बराबर किया है, लेकिन राष्ट्र महिमा और गरिमा को अधिक वर्णित किया। इनकी अपेक्षा उन्होंने अपने राष्ट्र की महिमा और राष्ट्र गौरव का वर्णन अधिक किया है। प्रसाद के राष्ट्र की अवधारणा में नारी की मर्यादा, मानवता और समता का भाव सर्वोपरि है, जैसा कि कामायनी में हम श्रद्धा के माध्यम से देखते हैं। लहर की 4 कविताएं सूर्योदय या उषाकालीन हैं, जिनका मुख्य स्वर उद्बोधन और जागरण का है। बीती विभावरी जागरी, अब जागो जीवन के प्रभात, जगती की मंगलमयी उषावन करुणा उस दिन आई थी, आँखों में अलख जगाने यह कौन भैरवी आई। इन कविताओं को सांस्कृतिक उद्बोधन के रूप में लिया जा सकता है। लहर की 4 लंबी कविताएं अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया में देशभक्ति का अद्भुत भाव भरा हुआ है। अशोक की चिंता में कलिंग विजय पर भीषण नरसंहार देखकर सम्राट अशोक की विचलित मन की विरक्ति बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर व्यक्त हुई है। भुनती वसुधा के तपते नग, जलती सिकता का यह मग, बहजा बन करुणा तरंग, जलता है यह जीवन पतंग। भुनती अर्थात संतप्त वसुधा पर प्रेम और करुणा की रसधार का आवाहन कर प्रसाद विश्व मंगल की कामना करते हैं। निष्कर्ष ये है कि हिंसा से नहीं, स्नेह और ममत्व से मानव मन पर शासन किया जा सकता है। पेशोला की प्रतिध्वनि भी अतीत गौरव से पूर्ण राष्ट्र प्रेम की कविता है। चिंता भी है कि प्रसाद की वीरता अब शेष नहीं रही, जन्मभूमि की रक्षा का गुरुतर भार अब कौन वहन करेगा। प्रसाद कहते हैं, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। यह कविता देशभक्ति और राष्ट्रीयता की अलग जगाने के लिए पर्याप्त है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण कविता में 1849 में सिखों और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में सिखों की दुखद पराजय का मार्मिक वर्णन है। साथ ही उनकी रणरंगिनी तलवार, उनके पराक्रम और शौर्य का भी वर्णन है। सिख थे सजीव, सत्य रक्षा में प्रबुद्ध थे, जीना जानते मरने को मानते थे सिख। इन कविताओं को छायावाद का शक्ति काव्य भी कहा जा सकता है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण तथा पेशोला की प्रतिध्वनि राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन की झलक देती है। शेर सिंह का पंचनद और पेशोला का मेवाड़ इतिहास नहीं, बल्कि प्रसाद का जीता जागता वर्तमान है। वर्तमान भी कैसा, पराजय की गहरी पीड़ा से युक्त। उसे समझने के लिए जीत होगी जिसकी वही है आज हारा हुआ, तथा अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। इन पंक्तियों पर ध्यान दे, ऐसी पंक्तियों पर ध्यान देना होगा। प्रलय की छाया की रूप गर्विता रानी कमलावती गुर्जरेश के अलाउद्दीन से पराजित हो जाने के बाद प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से उसकी बंदिनी बन उसके महल में आती है, पर सत्ता से टकराने की कोशिश में स्वयं ही टूट जाती है। उसके पछतावे का दंश इस
ढंग से ही कविता को महत्वपूर्ण बनाता है। 1931 में यह कविता हंस में प्रकाशित हुई। 1930 के आसपास का राजनीतिक समय एक तरह से पराजय की मनोदशा की अभिव्यक्ति है। कमला राजशक्ति को नष्ट करने के प्रयास में स्वयं नष्ट हुई। इससे उसकी आत्म प्रवंचना के राजनीतिक निहितार्थों का अनुमान किया जा सकता है, ऐसा नामवर सिंह जी का मानना है। महाराणा का महत्व लंबी कविता एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें राष्ट्र प्रेम का सफल अंकन हुआ है। प्रसाद जी अपने राष्ट्र पर गौरवान्वित हैं, इसलिए यवन विदेशी यवन के द्वारा प्रसाद का यशोगान करते हैं। सच्चा साधक है सपूत निज देश का, मुक्त पवन में पला हुआ वीर है। अस्तु प्रसाद के काव्य में राष्ट्र जागरण के साथ समस्त चेतना का जागरण और आह्वान है। प्रसाद भारतीय राष्ट्र के निगूढ़ अध्येता थे। अतीत की गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति का उन्हें पूर्ण संज्ञान था। आत्मगौरव का ओजस्वी उद्बोधन देकर उन्होंने तत्कालीन पराधीन देश की सुप्त चेतना को नवीन जागृत के स्वर दिए। भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति प्रेम की जड़ में प्रसाद की राष्ट्र भावना ही चैतन्य है। वह भारतीय मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी आदि राष्ट्रीयतावादी कवियों से किंचित भिन्न है। उनमें युग चेतना के साथ ही सांस्कृतिक और सौंदर्य चेतना भी सम्मिलित है। देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, विद्रोह आदि राजनीतिक लक्षण थे, परंतु मानव जीवन में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि की मांगें राष्ट्रीय चेतना के अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिसे प्रसाद ने अपनाया। देश प्रेम की उदात्त भावनाएं और सांस्कृतिक गौरव रक्षा के लिए कल्याण कामना प्रसाद काव्य में स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसीलिए उन्होंने सुंदर और प्रेरक देश प्रेम परक मधुर गीतों और कविताओं की सृष्टि की। उनके राष्ट्रपरक गीत मानवीयता के उच्च धरातल पर अवस्थित हैं। मानवीय प्रेम की विराट भावना देश प्रेम की सीमित परिधि से उठकर विस्तृत गगन में प्रसार पा गई है। कामायनी का मूल प्रयोजन ही विश्व मंगल है, अर्थात संपूर्ण मानवता का मंगल है। प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र की परिधि से निकलकर विश्व परिधि में सम्मिलित हो जाती है। इसीलिए वे व्यक्ति की बात करते हैं, विश्व सदन की बात करते हैं, भूमा की बात करते हैं। प्रसाद का राष्ट्रबोध उनके विश्वबोध के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। देश की पराधीनता प्रसाद के लिए समकालीन यथार्थ का महत्वपूर्ण पक्ष था अवश्य, पर उनकी गहरी सांस्कृतिक चेतना और विश्व मानवतावाद ने उनकी राष्ट्रीयता को संकुचित राष्ट्रवाद नहीं बनने दिया। स्वार्थ संकुचित राष्ट्रवाद को जन्म देता है, इसलिए प्रसाद इसके विपक्ष में खड़े हैं। वस्तुतः प्रसाद जी की राष्ट्रीयता का अंतर्राष्ट्रीयता से कोई विरोध भी नहीं है। वे कहते हैं राष्ट्रीयता सहज रूपेण अंतर्राष्ट्रीयता में परिणत हो जाती है। कामायनी उनकी पंक्तियां हैं, राष्ट्र चेतना काल परिधि में होती लय है। राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता का प्रसार विस्तार ही राष्ट्रबोध है। आंसू की अंतिम पंक्तियां उसी विश्वमंगल की भावना के व्यक्ति हैं जो कामायनी की कल्पना के मूल में है। कवि अपनी वेदना का उदात्तीकरण कर देता है। व्यष्टि की सीमा से उठकर समष्टि के कल्याण के लिए वेदना के आंसू को हिमकण बनकर विश्व सदन में बरसने की कामना करता है। बहुश्रुत पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। इतना ही नहीं, विश्वबोध के कारण ही अपने हृदय में निरंतर प्रज्वलित वेदना रूपी ज्वाला को विश्व कल्याण के लिए शीतल बनाकर निर्मम व्यक्ति को सुखी बनाना चाहते हैं। इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला। प्रसाद की ज्वाला भी विलक्षण है। वो दग्धकारी नहीं है, बल्कि जीवन को शीतल बनाने वाली और कल्याणकारी है। हम सब जानते हैं प्रसाद जी सार्वदेशिक और सार्वकालिक संवेदना के कवि हैं। उनकी मंगलाशा संपूर्ण मानवता के प्रति होती है, जब वो कहते हैं समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। प्रसाद विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम के गहन पक्षधर हैं। उनकी समष्टि और व्यष्टि चेतना में अभिन्न संबंध है। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। संपूर्ण विश्व को उन्होंने चित्तमय सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। चित्त का स्वरूप यह नित्य जगत। इस भाव के द्वारा अर्थात इस नव मानवतावाद द्वारा ही विश्व मैत्री और वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न साकार किया जा सकता है। प्रसाद जी मन की भांति आकर्षण भरे विश्व को केवल अपना भोग ही नहीं मानते, बल्कि वे भोगवादियों और उपयोगितावादियों को सचेत करते हुए कहते हैं, अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। प्रसाद के विश्व प्रेम में लोक स्पर्श के साथ अध्यात्म साधना का भी पुट है।
उनका आराध्य अर्थात प्रियतम सर्वव्याप्त विभु है, जो प्रेममय है। वह वस्तुतः प्रेम निधि है। कानन कुसुम में कहते हैं, प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो। वह उस प्रेम सुतीर्थ में स्नान करके मज्जन करके अपना हृदय स्वच्छ और शांत कर लेता है, फिर तो विश्व विमल आनंद भवन सा बन जाता है। प्रसाद स्वीकार करते हैं, इस तत्वबोध द्वारा ही उसे विश्वबोध प्राप्त होता है। चित्रधार में लिखते हैं, स्मरण तुम्हारा जब होता विश्वबोध हो जाता है। प्रसाद की स्पष्ट धारणा है कि सुधामयी वसुधा के सारे कष्टों का कारण है विषमता का विष। जगती तल का सारा क्रंदन यह विस्मयी विषमता, कामायनी में कहते हैं, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। और इस वैषम्य का कारण प्रसाद बताते हैं, विपुल विश्व आतंकग्रस्त है। इसलिए सामरस्य ही विश्व मैत्री और साम्य का मूल मंत्र है। भारतीय दर्शन का मूलाधार भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रसाद की भी यही शुभाशंसा है। सब भेदभाव भुलवाकर सुख दुख का दृश्य बनाता मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता है। विश्ववाद के उद्घोषक कामायनीकार की अमोघ वाणी है, सबकी समरसता कर प्रचार। विश्ववादी भावना द्वारा ही मन विश्रांति पाई जा सकती है। मनु जीवन की विभिन्न पगडंडियों पर भटकते हुए अंततः वहाँ पहुँचते हैं जहाँ शापित न यहाँ है कोई, तापित प्राणी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है, अपने सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर, चित्का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चिर सुंदर। प्रसाद जी का यह भी मानना है कि अतिवादी बौद्धिकता के कारण ही विश्व का जो आरंभिक उल्लासमय रूप था वह अवसादपूर्ण हो गया है। परिणामतः श्रममय कोलाहल पीड़नमय विकल परिवर्तन महायंत्र का आरंभ हुआ। आनंद के अभाव में ही सतत संघर्ष विफलता कोलाहल का यहाँ राज है, कामायनी में कहते हैं। प्रसाद सौंदर्य संगीत और कला को बहुत महत्व देते हैं। सौंदर्य संगीत कला के त्रिकोण के वैचारिक तारतम्य में प्रसाद की विश्व प्रेम मूलक आनंद भावना विकसित हुई है। लोकमंगल का भाव जाति धर्म राष्ट्र संप्रदाय भाषा आदि भेदों से परे है। प्रसाद इसे आदर्श मानवता कहते हैं। कामायनी में उनका महाभाव महोच्चार प्रकट हुआ है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है। कामायनी श्रद्धा विश्व प्रेम की प्रेरक तत्व है। कवि ने उसे जगत की मंगल कामना और विश्व चेतना कहा है। वह मन को संस्कृत का मूल रहस्य बनने के लिए प्रेरित करती है, ताकि सारा विश्व भाव सौरभ से भर जाए और सुख दुख विकास के सत्य तथा भूमा के मधुमय दान से नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता हुआ दिखाई दे। प्रसाद की अंतः प्रेरणा है, खोजो अपना प्रेम सुधाकर, प्लावित हो भव शीतल हिम से। कवि की दृष्टि में विश्वात्मा ही सुंदरतम है, इसलिए कहते हैं, आत्मसमर्पण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर, तथा प्रकृति मिला दो विश्व प्रेम में, विश्व स्वयं ही ईश्वर है। प्रेम पथिक में कहते हैं। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व की यह भावना प्रसाद साहित्य में सर्वत्र विद्यमान है, चाहे नाटक हो, कथा साहित्य हो या काव्य कृतियाँ हो। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि प्रसाद की विश्वबोध विश्व प्रेम संदर्भित धारणा बहुत विस्तृत है, व्यापक है, विस्तृत बृहत है। यह उनकी समष्टि साधना का उत्कृष्ट स्वरूप है। अतः प्रमाणित होता है कि प्रसाद का राष्ट्र प्रेम मूलतः विश्व प्रेम का पूरक है। यह उनके अंतर्जगत के नैसर्गिक विकास का प्रतिफल है। उनका राष्ट्र प्रेम अतीत प्रेम, वीर पूजा, सांस्कृतिक निष्ठा और विश्व विवेक की भावना का सम्मिश्रण है, जिसमें उनका सनातन संदेश भी निहित है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला। हाँ, उनके विश्वबोध में भावुक मंगलाशा का अतिरेक भी यत् किंचित दृष्टिगत होता है। धन्यवाद। विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। निश्चित ही प्रसाद यही तो कहते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में यही चेतना है और प्रसाद का वैचारिक चिंतन इसी व्यापक कैनवस पर निर्मित होता है। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का जो चिंतन उनके यहाँ मिलता है वो संकीर्ण नहीं बल्कि बहुत व्यापक फलक लेते हुए है, जो उसी हमारी सांस्कृतिक चेतना जो वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, उसी को लेकर चलता है। निश्चित ही प्रसाद की रचनाओं में, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, उसमें राष्ट्र निहित होता है, राष्ट्रीय चेतना निहित होती है।
जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसी हमारे प्यारे भारतवर्ष की चर्चा प्रसाद के साहित्य में सर्वत्र मिलती है। बहुत बहुत आभार मैम, बड़ी ही सुंदरता और बड़ा ही सारगर्भित वक्तव्य आपने प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना पर दिया। इसी क्रम में मैं प्रोफेसर हिमांशु सेन को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ वक्तव्य के लिए। मैडम का स्नेह मेरे प्रति जो है और मैं अपना जो विशेषाधिकार उन पर समझती हूँ, उसको दृष्टिगत रखते हुए 2 पंक्तियों के साथ प्रसाद की ही उनको बुलाती हूँ कि मेरे लिए तो वे घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, प्रोफेसर हिमांशु सेन। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। पहले ही सार संक्षेप करने का निर्देश मिल चुका है, तो मैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर राय जी दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, प्रसाद के विशेषज्ञ हैं, और परम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर कैलाश देवी सिंह मैम और अपनी मृदु भाषिता से हम लोगों को सम्मोहित कर लेने वाली आदरणीय प्रोफेसर सुमन जैन जी और कुशल संचालन कर रही ममता जी। इस समृद्ध मंच के समक्ष प्रसाद के ऊपर बात करना और सामने प्रसाद के विशेषज्ञ और प्रसाद के अध्येता बैठे हों, छात्र जिनके लिए प्रसाद वास्तव में बहुत ही रहस्यपूर्ण आकर्षण के केंद्र हों, और मेरे प्रिय कवि, प्रिय रचनाकार, इस छवि को देखते हुए मंच पर जो पोस्टर लगा हुआ, उस छवि को देखते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि बहुत खामोश होकर हम उनको देखते हैं, बहुत खामोश होकर हम उनको देखते हैं, कहते हैं इबादत में बोला नहीं करते। प्रसाद पे बोलना मेरे लिए इबादत है। मैं क्या कहूँगी मैं नहीं जानती, जो वो कहलवाएंगे मैं कह जाऊँगी। विशेषज्ञ सामने हैं और मंच पे हैं, बस मैं भावुक हूँ और अपनी उस भावुकता में जो भी कहना चाहूँगी उस निर्धारित समय में। उनका एक गद्य काव्य है हंसी, और लहर में संकलित है। जैसा सर ने भी इसके पहले प्रोफेसर दीक्षित सर ने बोला था कि अब भूमिकाएं नहीं मिलती, और लहर में भी बहुत सारे लहर का बाद में मैंने संस्करण देखा, वो गद्य काव्य संकलित नहीं है। उस गद्य काव्य हंसी में जो भूमिका उन्होंने दी है और जिस तरह से उसकी प्रस्तुति दी है कि हंसी कैसी होती है, तो कोई कहता है कि होठों पर थिरक के रह जाए हंसी वो है, कोई कहता है कि नहीं वो आपाद मस्तक झूम जाए हंसी वो है। प्रसाद स्वीकार करते हैं नहीं, हंसी ना होठों का विषय है न शरीर का, हंसी तो कलेजे का विषय है। और इस गद्य काव्य में जो उनकी प्रस्तुति है, जो उनकी अभिव्यक्ति है हंसी को लेकर, उन्हीं की पंक्तियों से जो उस गद्य काव्य की अंतिम पंक्ति है, तो अब मैं तुम्हारा अनुकरण करूँगा, मैं भी हंसूंगा अपनी असफलताओं पर तुम्हारी ओर से और तुम्हारी पूर्णता पर अपनी ओर से। प्रसाद जैसा पूर्ण कवि जिसने साहित्य की जिस विधा को छुआ, उनकी लेखनी पारस थी, स्वर्णिम आभा से युक्त हो गई। कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो या गद्य काव्य हो, खंड काव्य हो, जिस जगह उन्होंने अपनी लेखनी चला दी है, अद्भुत आभा, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत कलात्मकता और अद्भुत विषय की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। प्रसाद की साहित्य पर बात करनी हो, प्रसाद के काव्य पर बात करनी हो, सत्य यह है कि मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, जैसा छात्रों के बीच चलता है, प्रसाद का अध्येता ये भूल कभी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रसाद की हर रचना अपने आप में पूर्ण है। हर रचना मनोवैज्ञानिक है, हर रचना इतिहास से प्रेरित है, हर रचना दार्शनिक है, हर रचना भावात्मक है और विशिष्ट रूप से कलात्मक है। तो हर रचना पर उनकी सम्यक दृष्टियों से, विविध दृष्टियों से बात की जा सकती है, लेकिन मुझे काव्य पर बात करनी है तो मैं काव्य पर ही केंद्रित रहते हुए
कि समाज को अगर देखना है मोटे मोटे तौर पर छात्रों के लिए, तो कहानी पढ़िए, क्योंकि पहली बार यथार्थवादी परक कथा साहित्य हिंदी जगत में प्रसाद लेकर आते हैं। इतिहास की घटनाओं से प्रेरित अपनी युगबोध को अभिव्यक्त करते हैं वो अपने नाट्य साहित्य में। गुलामी की पीड़ा से त्रस्त भारत और भारतीय नागरिक, उनको दिशा कौन सा मिले, उनको मार्ग कैसा मिलना चाहिए, ये प्रसाद के नाटकों से हमें प्राप्त हो जाता है। समाज के बीच से नायक चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य, बस गुरु चाणक्य जैसा चाहिए। दिशा निर्देश मिल सके तो समाज के भीतर से भी, हाशिए के समाज से भी नायक मिल सकता है। और अधिकार सुख मादक और सारहीन समझने वाला स्कंदगुप्त भी अपने देश के कल्याण के लिए सजग और सचेत होकर तलवार धारण कर लेता है। तो प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना है, ऐतिहासिक बोध है, ये एक सामान्य विभाजन है। और काव्य की चित्राधार की बात की थी अभी प्रोफेसर दीक्षित सर ने। ब्रज भाषा का काव्य और पहली बार कविता जो द्विवेदी योगिन इतिवृत्तात्मकता से मुक्त होकर आती है, कानन कुसुम में थोड़ा प्रभाव है, पर झरना से तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, मार्ग ही अलग हो जाता है। और झरना से ही हिंदी साहित्य में छायावाद युग का प्रादुर्भाव होता है। युग प्रवर्तक रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऐसा युग जिस पर जितनी विवेचना की जाए और जितनी भी व्याख्या दी जाए कम प्रतीत होती है। और प्रसाद ऐसे रचनाकार हैं जिनसे टकराए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मुठभेड़ करनी ही होगी, वाद कोई भी हो, सिद्धांत कोई भी हो, मत कोई भी हो, यहाँ तक कि मुक्तिबोध भी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करने को विवश होते हैं। कोई रचना उन्हें उस तरह से आंदोलित नहीं करती और उन्हें लगता है क्यों ना हो, क्योंकि कामायनी तो मानवता का विकास आख्यान है। एक पुरुष और आज की सृष्टि, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री, और जिस तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अभी गुरुवर दीक्षित सर जब अपना व्याख्यान दे रहे थे, मैंने कहा कि हृदय मुक्ति लोक में पहुंच गया था उस अवस्था में कि पहली बार मनुष्य जब इस धरती पर आया होगा, एक कल्पना है, तो कैसा अनुभव हुआ होगा। माँ की कोख में रहते हुए उसका भरण पोषण दायित्व नहीं था, उसे कभी भूख नहीं लगी थी, उसे जीवन के प्रति चिंता नहीं जगी थी। तो पहली भावना संभवतः जब वो इस धरती पर आता है तो चिंता होती है जीवन के लिए। और जैसे ही घर परिवार, माँ पिता का आशीर्वाद, स्नेह, संबल, सहारा, भूख क्षुधा उसकी मिटती है, मिलता है उसे, उसके जीवन में आशा का संचार होता है। उस आशा के बाद, आशा को प्राप्त कर वो जीवन के प्रति आस्थावान होता है। फेथ इन लाइफ, जीवन में आस्था का समावेश होता है। ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। कामायनी के 15 सर्ग ऐसा लगता है प्रतीकात्मक रूप से हैं। चिंता से लेकर आनंद तक की सत यात्रा, विकास यात्रा, यही तो मानव के जीवन की यात्रा है। हम अपने जीवन में, चूंकि समय को ध्यान रखना है मुझे, और उनके सारे संग्रहों पर भी अगर हम बात करें तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं मूलभूत उन बिंदुओं पर बात करना चाहूँगी कि आज के दौर में कामायनी और आज के दौर में प्रसाद को पढ़ना क्यों आवश्यक है। वास्तव में आज हमारे पास समस्या क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या है। हम कहते हैं ये तनाव का युग है, विसंगति का युग है, विडंबना का युग है। किसने चाहा इसको, किसने बनाया इसको, इसके जिम्मेदार कौन है? इन परिस्थितियों को बनाने वाले, इन परिस्थितियों के निर्माता कौन है? तो हम ही तो हैं। दिनकर जी की पंक्तियों में रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने खुद ही बनाता आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। कुछ वैसी स्थिति है हमारी, और हम अपनी उन परिस्थितियों से, उन समस्याओं से समाधान, प्रसाद की यही बड़ी विशेषता है कि समस्या को गिनाते हुए वो समाधान भी देते हैं। हमारी समस्या क्या है? इच्छा कुछ और करते हैं, ज्ञान कुछ और होता है, और कर्म कुछ और कर रहे होते हैं। ये जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान का असंतुलन है, वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी विडंबना उसी से होती है।
और प्रसाद की पूरी कामायनी इन्हीं 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। कामायनी, जिसको अपनी भूमिका में भी वो स्वीकार करते हैं कि श्रद्धा हृदय पक्ष का प्रतीक है। श्रद्धा के प्रति विशेष आग्रह है प्रसाद का। वो रागात्मिका वृत्ति है मनुष्य की, लेकिन रागात्मिका वृत्ति हमारा संबल है, हमें मनुष्य बनाती है। वो मानवता के सारे गुण उसी में पोषित होते हैं, उसी में संरक्षित होते हैं। दया, माया, ममता, मधुरिमा, विश्वास, ये सारे मानवीय मूल्य श्रद्धा के अंदर ही निहित है। लेकिन प्रसाद एकांगी दृष्टि नहीं रखते। प्रसाद को ये दृष्टिबोध चाहिए भी नहीं। वो आधुनिक युग के कवि हैं और आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कृति के सर्जक हैं। केवल रागात्मिका वृत्ति से जीवन संभव नहीं, केवल संवेदना मनुष्य को आगे नहीं ले जा सकती। और इस युग में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि भी चाहिए। हम मनु हैं, मानव, मनु के पुत्र मानव। मनु मन का प्रतीक है, मननशील, चिंतनशील और क्षणिक बुद्धि जिसे बोलते हैं, क्षण भर को ठहरता है। मन तो चलायमान होता है, गतिमान होता है, कहीं ठहरता नहीं, आज यहाँ, अभी वहाँ, अभी वहाँ। तो इस चलायमान मन को रागात्मिका वृत्ति श्रद्धा बांधती है, परंतु जीवन पूर्ण नहीं होता। मन पलायन कर जाता है, मनु भाग जाते हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप, और कहाँ पहुँचते हैं? उन विसंगतियों और उन विडंबनाओं से जूझते हुए सारस्वत प्रदेश जहाँ है, इड़ा, बुद्धि का प्रतीक। और सारे दर्शन भी यहीं आ जाते हैं। अस्तित्ववादी दर्शन भी है, गांधीवादी दर्शन भी है, हमारा प्रतिभिज्ञा दर्शन जिसकी चर्चा भी हो चुकी है, शैवागम सिद्धांत, ये सारी चीज़ें, ये सांस्कृतिक विचारधारा इस पूरी इसी एक कृति में कितनी बार अनुस्यूत हुई है और किस प्रकार से कर्म का सिद्धांत प्रकाशित होता है। लेकिन मनु जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ इड़ा को सहयोग देते हैं, संबल देते हैं, सारस्वत प्रदेश का निर्माण करते हैं, पुनर्गठन करते हैं। इड़ा है बुद्धि का प्रतीक, और उस बुद्धि के साथ आधिपत्य, जैसे ही अपने उस नगर का वो निर्माण करते हैं, उन्हें लगने लगता है कि मैं शक्तिमान हूँ, मैंने इस बुद्धि के प्रदेश का निर्माण किया, पुनर्गठन किया, निर्माण तो नहीं पुनर्गठन किया है। तो कुछ इस अधिकार बोध से ग्रस्त होकर वो इड़ा पर भी अधिकार चाहते हैं। इड़ा बुद्धि, बुद्धि मन के नियंत्रण में होगी नहीं, पूरा सारस्वत प्रदेश विरोध कर देता है, मनु घायल हो जाते हैं। इड़ा सपने में देखती है और वो स्वप्न उसका यथार्थ हो रहा होता है, घटित हो रहा होता है। इड़ा आती है ढूंढते हुए मनु को लेकर अपने पुत्र मानव के साथ। वो मानव जिसे लेकर वो पहुंचती है और घायल अवस्था में मनु को देखती है। यहाँ मुझे लगता है कि कामायनी के हृदय और बुद्धि का समन्वय, बुद्धि का समन्वय जिस तरह से दिखाते हैं प्रसाद, वो अद्भुत है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में ये समायोजन कर लिया तो जीवन में कोई भी निर्णय कठिन नहीं होगा। कहते हैं ना वो, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य गति से लो सुगति सुधार। अतिवादी दृष्टि नहीं चाहिए। अतिवादी न तो हमें अति भावुक होना चाहिए, न ही अति बौद्धिक होना चाहिए। हमें संतुलन चाहिए। यही समन्वय, यही संतुलन वो यहाँ पर दर्शाते हैं। श्रद्धा मनु उसके बाद विचलित हो जाते हैं। श्रद्धा को देखकर, अपने पुत्र को देखकर वो पुनः आनंद लोक के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पलायन करते हैं वहाँ से भी। मन की प्रवृत्ति ही यही होती है। और जब वो चले जाते हैं वहाँ से, श्रद्धा निर्णय लेती है अपने पुत्र मानव, मनु और श्रद्धा का पुत्र है मानव, उसे सौंप देती है इड़ा के हाथों में। मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, और इन दोनों का पुत्र है मानव। उसे सौंपती है इड़ा को, ये कहते हुए कि यह तर्कमयी तू श्रद्धा में है, मननशील कर कर्म अभय। तुम स्वाभाविक रूप से श्रद्धा और मनु के पुत्र होने के कारण हृदय यानी रागात्मिका वृत्ति, भावुक और मननशील तुम्हारी स्वयं की प्रवृत्ति है, लेकिन यही पूर्णता नहीं है मानव की। इसीलिए संरक्षण देती है, साथ देती है, साहचर्य देती है, किसका?
बुद्धि का इड़ा के हाथों में सौंप देती है मानव को। यह संतुलन अगर हम बना सके तो जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। और जिस संतुलन की बात मैं कर रही थी, इशारा मेरी ओर आ चुका है, उसको समेट कर अपनी बात खत्म करूंगी कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान का जो संतुलन है और जो उसकी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना जीवन की यही है कि हम तीनों में से किसी का समायोजन नहीं कर पाते। वो प्रवृत्तियां हमेशा ही हमें बाधित कर रही होती हैं। प्रसाद लिखते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। और जिसने इन विडंबनाओं को नकार दिया, यानी समायोजन कर लिया, जो इच्छा हो वैसा कर्म करें और जैसा कर्म करें वैसा हमें परिणाम मिले, तो जीवन कितना खूबसूरत है। जीवन में निस्संदेह आनंद की प्राप्ति होगी। और ये कार्य कैसे होगा? घृणा से, नफरत से, द्वेष फैलाकर या बांटकर नहीं। इसके लिए श्रद्धा की स्मित, फेथ इन लाइफ, जीवन में आस्था, जीवन के प्रति विश्वास और संघर्षों में मुस्कुरा लेने की ताकत, क्षमता, श्रद्धा की स्मित से इन तीनों पुरों का, इन तीनों लोगों का संलयन होता है। और तब वो लिखते हैं, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत भस्मन तन। इच्छा क्रिया ज्ञान तीनों का भेद मिला दो। और यहाँ पर फिर वही मांगलिक दृष्टिबोध जिसकी बात अभी प्रोफेसर के.डी. सिंह मैम ने भी की थी कि समरस्थे जड़या चेतन सुंदर साकार बना था। समरस्थे जड़या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ये घना आनंद, ये अखंड आनंद, यही तो चिर लक्ष्य है मानव जीवन का, यही प्राप्ति है हमारी। और प्रसाद जैसा दार्शनिक कवि जिसके तो आंसू से भी यही कामना होती है। एक ही बात फिर से अनुरोध करते हुए कि प्रसाद के आंसू भी कौन सा दृष्टिबोध रखते हैं। आनंद तो है, लेकिन कैसे? चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं। आंसू तो मेरे हैं ही। हलाहल, जीवन के संघर्ष का हलाहल पान किया था प्रसाद। और उसके बाद संदेश शंकर के समान, शैव दर्शन के अनुसार आनंद की स्थापना था। हलाहल खुद, समाज को आनंद का संदेश। और उनके आंसू भी क्या करते हैं? चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जनरंजन करी कथाएं। बात सच है, अगर आंसुओं ने सबके दुख को बटोर लिया, मेरे तो आंसू बह ही रहे, तो बचेगा शेष क्या रहेगा? जनरंजन करी कथाएं। यही प्रसाद हैं, यही प्रसाद का साहित्य है। और ये आनंद ही हमारे जीवन की पूर्णता है। और इस आनंद के साथ, इस कर्म के सिद्धांत के साथ, बहुत सारे सिद्धांत और दर्शन हैं, वक्त की कमी है। मैं समझ रही हूँ, चाहे वो ममता जी की पीड़ा हो या आदरणीय गुरुवर अग्रवाल सर की, इस पीड़ा बोध का अनुभव करते हुए अपनी बात को समेटती हूँ। पुनः आप सबका आभार। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। इसी बात से अभी समापन किया मैडम ने अपने वक्तव्य को। वास्तव में प्रसाद समरसता के कवि हैं। यह समरसता बुद्धि और हृदय की हो, मन की हो, इच्छा ज्ञान और क्रिया की हो, कर्म की हो, ये सब बिंदुओं को समरस बना करके चिंता से आनंद की ओर यात्रा करते हैं प्रसाद। काम जो शैव दर्शन में मंगल विधायनी शक्ति है, श्रद्धा उसी काम की पुत्री है। तो क्यों ना वो मंगल आशा प्रसाद के काव्य में विद्यमान रहे सर्वत्र। तो इस भावना से कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए प्रसाद की यह सृजन हमें निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध करता है।
इस वक्तव्य के बाद अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर निकेश कुमार जी। क्या अभी जुड़ रहे हैं सर? डॉक्टर निकेश कुमार जी जो RBS कॉलेज इंदौर समस्तीपुर से हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य में व्याप्त मूल्य की आधुनिक विवेचना विषय पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर निकेश कुमार जी। लगभग 5 मिनट के आसपास आप अपनी बात रखेंगे। अगर मेरी आवाज़ अभी पहुंच रही है, आप जुड़ पा रहे हैं? जी मैम, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी निकेश जी, आप शुरू करें। मैं डॉक्टर निकेश कुमार राम बहादुर सिंह महाविद्यालय इंदौर समस्तीपुर से हूँ। जयशंकर प्रसाद के काव्य में व्याप्त मूल्य की आधुनिक विवेचना। जयशंकर प्रसाद छायावाद के मूर्धन्य हस्ताक्षरों में अग्रगण्य हैं। मात्र 48 वर्षों की अल्पायु में इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा न केवल गौरवशाली अतीत से प्रेम, देश प्रेम और राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया है, अपितु ये एक ऐसे साहित्यिक चौराहे के रचनाकार हैं जहाँ एक ओर से सांस्कृतिक गौरव और नवजागरण का मार्ग प्रशस्त होता है तो दूसरी ओर स्वदेश प्रेम और बलिदान का राह वे चुनते हैं। वहीं एक ओर से वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए मानवतावाद दिखाई देता है तो दूसरी ओर आत्मनिर्भरता का अलख जगाए हिमाद्री तुंग श्रृंग सिंह का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके काव्य में व्याप्त राष्ट्रीय चेतना केवल देश प्रेम की सतही भावना का परिचायक नहीं, अपितु उनमें एक गहरा सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। उनके अनुसार यही वह देश है जिसकी शांत, स्निग्ध और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत इतनी उर्वर है कि वे अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान छिपिल को मिलता एक किनारा कहते हुए आधुनिक प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म के भाव बोध को प्रदर्शित करते हुए दिखते हैं। आगे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं सभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह स्वतंत्रता केवल भौगोलिक सीमा से आज़ादी की बात नहीं करती। यहाँ कवि गुरु रविंद्र के वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का भाव दिखाई देता है। आगे चलकर वे कहते हैं, अंतर्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। कहते हुए वे हर एक कालखंड में एक सच्चे देश प्रेमी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी कहकर वे न केवल प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण करते हैं, अपितु यहाँ निराशा को दूर कर आशा एवं चेतना का संचार करते हैं। छायावादी युग के अन्य परवर्ती कवियों माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि कवियों ने न केवल राष्ट्र प्रेम को मुखरित किया बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भाग भी लिया। उनकी रचनाओं में सांस्कृतिक चेतना का फलक व्यापक न होकर देश प्रेम और राष्ट्रीयता प्रखर है। कहना न होगा कि बाद के इन कवियों की राष्ट्रीय चेतना का आधार जयशंकर प्रसाद का जागरण गीत, अतीत गुणगान और समरसता के भाव ही रहे हैं। कामायनी में समरसता एवं आनंदवाद दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। 15 सर्गों में बटे इस महाकाव्य की यात्रा ही प्रथम सर्ग चिंता से प्रारंभ होकर अंतिम सर्ग आनंद तक जाती है। यहाँ समरसता का अभिप्राय भाव वृत्ति, ज्ञान वृत्ति एवं कर्म वृत्ति का सामंजस्य है। कामायनी में आनंद के जिस रूप की प्रतिष्ठा हुई है वह स्पष्ट रूप से भौतिक सुख सुविधाओं से प्राप्त होने वाली एकांगी आनंद नहीं है। वह तो आत्मस्थ है जिसे अंतर्मुख आनंद या आत्मानंद कहा जा सकता है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान के सामंजस्य से संपन्न मन स्थिति में ही इस आनंद की अनुभूति की जा सकती है। वो कहते हैं, समरस्थे जरिया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। कामायनी के इस समरसता के आनंद की प्रासंगिकता आज टटोलें तो आज की जेन जी पीढ़ी AI के दौर में भौतिक सुविधाओं के पीछे इतना आगे निकल चुकी है कि हमें बरबस प्रसाद जी की दूसरी पंक्ति, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की, स्मरण हो आती है। पुरातनता के प्रति मोह ही मनुष्य के जीवन में बाधक होता है। वह परिवर्तन के शक्ति को नहीं पहचान पाता। श्रद्धा मनु को जीवन के नित्य नूतनता के आनंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा की अभिलाषा विश्व कल्याण की भावना से पूर्ण है। वह मानवता की कृति को इस पृथ्वी पर अजेय देखना चाहती है। आज के परमाणु बम के युग में
श्रद्धा की यह कामना कितनी प्रासंगिक लगती है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हों निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। कामायनी जैसा महाकाव्य मनुष्य को जीवन जीने के कई मूल्य सिखाते हैं। अहिंसा के भाव, विश्व बंधुत्व के भाव। श्रद्धा मनुष्य कहती है, अपने सुख को विस्तृत करके सबको सुखी बनाओ, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। ऐसे ही भाव हमें अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम में दिखाई देता है। दाम्पत्य दर्शन मनु की बढ़ती हुई इंद्रिय लोलपता और विषय वासना को गर्भिणी श्रद्धा के वात्सल्य भाव तथा व्यापक प्रेम से ठोकर लगती है। ईर्ष्या का उदय होता है। मनु चाहता है कि श्रद्धा उसी की तरह रहे। विलायत से लौटे हुए पाश्चात्य सभ्यता के उपासक आधुनिक पति की भांति वह पत्नी को तकली काटते या बीज बिनते नहीं सहन कर सकता। भौतिक सुखवाद के नशे में चूर मनु श्रद्धा की आत्मा को नहीं पा सकते हैं। उन्होंने सदैव उसकी सुंदर जड़देह मात्र ही पाई। पुरुषत्व के मोह में वे भूल गए कि नारी की भी अपनी सत्ता है तथा अधिकारी और अधिकार में समरसता का संबंध है। यही स्थिति राजनीतिक दर्शन, जड़वाद और बुद्धिवाद के संघर्ष में प्रकट होती है। कामायनी के अलावे अनेक रचनाएं हैं प्रसाद जी की, जहां जीवन जीने की कला और सार्वकालिक मूल्य बिखरे पड़े हैं, जो हर एक कालखंड में रोशनी बिखेरने की क्षमता रखते हैं। उनकी कविता झरना में प्रेम के अलौकिक स्वरूप के जीवन दर्शन के अलावे लोक मंगल की भावना, दीन दुखी दलितों के दुख के अंत की कामना है। उनकी कविता आंसू में प्रेम अपनी वास्तविक विराटता को प्रकट करता है। झरना के तीव्र आवेग और आंसू की घनीभूत पीड़ा के विपरीत प्रसाद की भावनाएं संयत, शांत और परिपक्व नजर आती है। लहर में मानवीय जीवन दर्शन के अलावे लहर में ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों के माध्यम से राष्ट्र को जगाने वाले जागरण गीत हैं। लहर के अंत में ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 4 कविताएं संकलित हैं, जो प्रसाद के जीवन दर्शन, देश प्रेम, सामायिक स्थिति, अंतर्द्वंद और नियति बोध की कविताएं हैं। हिंदी की पहली आधुनिक कहानी ग्राम में महाजनी सभ्यता का मानवीय पक्ष उजागर हुआ है। पुरस्कार कहानी में देश प्रेम को मानसल प्रेम से बड़ा सिद्ध करते हुए सूक्ष्म, रोमानी और अशरीरी प्रेम को प्रमुखता दिया गया है। महाराणा का महत्व कविता में महाराणा प्रताप और अमर सिंह के स्वाधीनता प्रेम और स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखने के शौर्य और संकल्प का गायन है। कंकाल में धर्मपीठों में धर्म के नाम पर होने वाले अनाचारों को अंकित किया गया है, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म, मुस्लिम और ईसाई समाज में व्याप्त इस धार्मिक व्यभिचार का भी पर्दाफाश किया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। इसमें जमींदारी प्रथा और किसान जीवन की समस्या को वाणी मिली है, जो आज भी प्रासंगिक है। नाटकों में ध्रुव स्वामिनी स्त्री विमर्श और नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत प्रमाण है। इस प्रकार हम पाते हैं कि क्या कहानी, क्या कविता, क्या नाटक और क्या उपन्यास, उनकी हर एक विधा देश प्रेम, समरसता, जीवन दर्शन, मानवतावाद, अतीत का गुणगान और विश्व बंधुत्व के भाव से सराबोर है, जो सर्वकालिक एवं प्रासंगिक हैं। आज भी पूंजीवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, साम्राज्यवाद, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल संग्राम, भारत पाकिस्तान मसला या ट्रंप का व्यक्तिगत अहम, ट्रेड वार, परमाणु युद्ध, सभी कुछ में समरसता का अभाव ही तो खटकता है। अतः जयशंकर प्रसाद के काव्य में व्याप्त मूल्य आज भी जीवन जीने की दशा एवं दिशा तय करते हैं। सादर आभार। इतना कहकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निकेश जी। वास्तव में आधुनिक युग में मनुष्य जिस प्रकार की विसंगतियों से घिरा हुआ है, उस आधुनिक मनुष्य के मन में जो जिस आनंद भाव का जो उसके तिरोहित हो चुका है, समाप्त हो गया है, लुप्त हो जा रहा है, प्रसाद की कविता उसी आनंद भाव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करना ही श्रेष्ठ गुण है और मानवता के विकास का आधार है। प्रसाद इसी भाव का पोषण करते हैं। कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। लॉर्ड टेनिसन अंग्रेजी के बड़े कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. तो बदलाव ज़रूरी है प्रकृति के और मानवता के विकास और संतुलन के लिए। प्रसाद भी यही कहते हैं। श्रद्धा के माध्यम से दुख की पिछली रजनी बीच
विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील, छिपाए है इसमें सुख गात। अब अपने अगली वक्ता के रूप में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सुमन जैन को, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे बीच उपस्थित हैं। इस समृद्ध मंच और उसमें स्त्री नारी जाति के प्रति जो प्रसाद का सम्मान रहा है, वह सम्मान हमें इस मंच पर भी दिखाई दे रहा है। उसी उनकी पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मैम कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रसाद की नारी ऐसी ही है जो पीयूष की भांति है, उसी के समान स्रोतस्विनी के समान प्रवाहित है समाज में। प्रोफेसर सुमन जैन मैम। बहुत ही सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर रामेश्वर राय सर, दिल्ली विश्वविद्यालय से। हिंदी साहित्य के एक पुरखे के रूप में, एक विद्वान के रूप में हम सभी हिंदी के विद्यार्थी उन्हें देखते हैं और उसी भाव और उसी सम्मान को अभिव्यक्त करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे लोग इस भाव को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं और बहुत ही सधे हुए संदर्भों से अपनी बात को कहना प्रोफेसर कैलाश देवी सिंह मैडम, और बहुत ही प्रखरता से अपनी बात को कहना प्रोफेसर हिमांशु सेन सर और मैडम आज के कार्यक्रम के संचालन कर रही बहुत ही सधी हुई भाषा में डॉक्टर ममता तिवारी मैडम, और इसके साथ ही जिनके बुलावे पर मुझे आना हुआ डॉक्टर कविता प्रसाद मैडम और प्रोफेसर पवन सर, जो कि बरसों से हम साहित्य के माध्यम से एक दूसरे के सहचर हैं। अनेक संस्थाओं के साथ आयोजित यह बृहद राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका आकार रंग रूप डॉक्टर कविता प्रसाद ने देखा है कि पीढ़ियों को हमें सजाना है और वो पीढ़ियां जयशंकर प्रसाद के साथ उन्हें जोड़ना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के और समस्त सभी विभाग से जो साथी अध्यापक यहाँ पधारे हुए हैं, और इसके साथ ही साथ जो हमारा सबसे परम आत्मीय है वह है हमारे विद्यार्थी। आप सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव, आपसे ही ऊर्जा लेकर, विशेष करके विद्यार्थियों के प्रति मेरा भाव रहता है, आपसे ही ऊर्जा लेकर हम प्रयास करेंगे कि कुछ एक बातें हम आपके साथ शेयर कर सकें। जयशंकर प्रसाद समरसता के रचनाकार हैं। जीवन के सभी अध्याय में, सभी क्षेत्रों में, सभी केंद्रों में, सभी भावों में, वह अंतस हो या वाह्य हो, उनकी पैठ है। पैठ ही नहीं है, गहरी पैठ है। सुबह उद्घाटन सत्र की जो भव्यता थी, प्रथम सत्र की जो दिव्यता है, सभी वक्ताओं को सुनते हुए यह अनुभूति हो रही है कि जैसे सबकी भाषा में एक समरसता घुल रही है। सब कह रहे हैं अपना अपना राग, लेकिन उस राग में सबका राग मिला हुआ है। ऐसे बड़े रचनाकार के
जो साक्षी बन रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय, जो बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो ज्ञान और गरिमा को सहेजता है, भव्य है इसका यह हॉल। मैं बैठे बैठे देख रही थी कि अनेक हमारे पूर्वजों के नाम जो है यहाँ पर खुदे हुए हैं। यह नाम ही जयशंकर प्रसाद के साहित्य में हमें प्राप्त है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यह हॉल भी उस जयशंकर प्रसाद के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक बड़ा साक्षी हुआ, जिस ऊर्जा को लेकर डॉक्टर कविता प्रसाद और अवधेश जी जो उनके पति हैं, निरंतर 5 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं और अपनी पूरी ऊर्जा को झोंक दिए हैं। डालना तो बहुत दूर की चीज़ है, झोंकना तो आग का दरिया होता है और डूब कर जाना होता है। हम बनारस वाले हैं और यहाँ जो है वो सब वाया बनारस है, और जो नहीं है उनको वाया बनारस आना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जो छायावाद है, यह राष्ट्रीय काव्यधारा है और हिंदी साहित्य के 2 ही स्वर्ण काल हैं, सभी विद्यार्थियों की ज़बान पर याद रहता है। एक है भक्ति काल और दूसरा है छायावाद। और उस छायावाद के पुरोधा के रूप में है महाकवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रेम के कवि हैं। जितने भी आप आयाम से उनको देखिए वो उनके कवि हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी कि समय कम है और इस सेमिनार की रस्सी जो है पवन अग्रवाल सर के पास है, वो कब ऐसे खींच देंगे मुझे पता है और मैं खिंचाना नहीं चाहती। और जो सभी आयाम के वो रचनाकार हैं, प्रेम, सौंदर्य, हमारी आदरणीय हमारी गुरु प्रोफेसर विद्योत्तमा मैम यहाँ बैठी हुई हैं और उन्होंने इस प्रेम को बहुत व्याख्यायित किया, लेकिन उनके संपूर्ण रचना और साहित्य के केंद्र में जो एक सेतु बह रहा है वह सेतु है राष्ट्रीय काव्यधारा का सेतु। राष्ट्रीयता उसमें चलती है। हम बनारस भारतेंदु की जमीन 1850 और 1885 मात्र 34 वर्ष की आयु, और यह वह समय है जब नवजागरण का समय है। उस नवजागरण की जमीन को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तैयार कर दिया था और उसी जमीन पर 30 जनवरी 1889 में महाकवि जयशंकर प्रसाद का प्रादुर्भाव होता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की आयु भी मात्र 34 वर्ष कुछ महीने और महाकवि की आयु भी मात्र 48 वर्ष। लेकिन उन्हें जो जमीन मिलती है वह जमीन थी नवजागरण की जमीन। सिर्फ जयशंकर प्रसाद का साहित्य ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा छायावाद, छायावाद के पूर्व, छायावाद के बाद नवजागरण का साहित्य है। हर रचनाकार अपनी विधा से जो तमाम आंदोलन चल रहे थे, भारतीय आंदोलन और पाश्चात्य आंदोलन, और उस आंदोलन के साथ ही साथ जो विश्व युद्ध के खतरे थे, जो पाश्चात्य खतरे थे, और उसमें जो गुलामी का दंश था, उस दंश में ये महाकवि
एक ऐसे नायक और एक ऐसे नायिका को तैयार करके मॉडल बनाकर हमारे समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, वर्तमान में भी, कि वे आज़ादी की लड़ाई को पूरे हिम्मत से जुटकर एक साथ होकर लड़ सके और भारत को आज़ाद कर सके। बीती विभावरी जागरी, यह हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह पलायन का गीत नहीं है। यह वह गीत है जब देश के युवा तब ही नहीं आज भी खनखना के खड़े हो जाते हैं। क्या मजाल कि उनकी गर्दन और उनके कंधे और उनके पांव दरक जाएं, प्रश्न ही नहीं उठता। युवा विद्यार्थी जयशंकर प्रसाद की कविताओं को क्लास में पढ़ के प्रेम करना सीखता है। आंसू कविता पढ़कर, कामायनी पढ़कर, कहानियां पढ़कर प्रेम करना सीखता है। युवा विद्यार्थी या पीढ़ियां इस बात को समझती हैं कि इस कोलाहल के समय में हृदय की बात को कैसे रखा जाए। आज के समय में यह बहुत जरूरी है और हृदय की बात को कहने के जो सेतु बनते हैं, वह सेतु मात्र श्रद्धा नहीं है, बल्कि नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, सभी रचनाओं के जो नायक और नायिका हैं। मधुलिका, आप मधुलिका को एक बहुत ही सशक्त कहानी, जिस समय प्रसाद का यह भाव था कि वो अपने पात्रों के भाव को पकड़ते थे। बार बार ये चर्चा हो रही है मंच से, कामायनी को लेकर भी उसकी चर्चा हो रही है कि जब कोई भी पात्र अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति है, ये उसके इमोशंस हैं और फिर वो उस इमोशंस को वो अपनी पंक्तियों से डिस्क्राइब करते हैं। जब विद्यार्थी क्लास में मधुलिका को पढ़ता है तो यह भाव भी उनके भीतर कहीं न कहीं समाहित हो जाता है। महादेवी वर्मा प्रसाद का जो एक व्यक्तित्व था, बनारस उनका आना जाना था, सभी जानते हैं। रामेश्वर राय सर बहुत अच्छे से इस बात को बताएंगे, मैं तो यूं ही थोड़ी सी चर्चा कर दी। वह जयशंकर प्रसाद से मिलने के लिए पहली बार बनारस आती हैं और पूछती हैं जब स्टेशन पर उतरती हैं ट्रेन से कि जयशंकर प्रसाद का घर कौन सा है। कोई नहीं बता पाया। हाथ में बक्सा ली हुई थी टीना वाला और खादी पहने हुए वह स्वतंत्रता सेनानी। अद्भुत व्यक्तित्व है इन लोगों का। आप जैसे पढ़ते जाएंगे ना, आपका दिल आता जाएगा उनके ऊपर और आपका दिल बदल जाएगा। विश्वास करिए, मेरा ऐसे ही बदला। और पूछा कि जयशंकर प्रसाद का घर कौन सा है, कोई नहीं बताया, सब बाएं दाएं हो गए। लेकिन बनारस तब भी था और आज भी है। जब वो पांडरीबा में पहुंचती हैं, पूछते पाछते किसी तरह, तो पांडरीबा जहाँ जयशंकर प्रसाद का घर है और हर वर्ष लगभग 5 साल से डॉक्टर कविता जी वहाँ पर भव्य मेला और आयोजन करती हैं। बहुत श्रम कर रही हैं कविता जी। और वहाँ पे लोगों ने कहा, उसमें नंद दुलारे वाजपेयी भी थे और लोग भी थे, ऐसा तो नहीं कि वो जो सुरती वाले हैं सुगुनु साहू को आप पूछ रही हैं? हाँ, सुगुनु साहू को पूछ रहे हैं। अरे चलिए हम उनके घर आपको पहुंचा देते हैं। हम सभी को पता है, लेकिन बाद में उनके उपन्यासों में हमें वह जो यथार्थ का जो स्वरूप है वह हमें दिखाई देता है। लेकिन कामायनी में भी हम इस आदर्श और यथार्थ के संरक्षण के स्वरूप को देखते हैं। कामायनी, कविता जी ने कहा था कि कामायनी पे थोड़ी सी बातचीत करिएगा।
एक और पक्ष हम आपको बताना चाहें कि थोड़ा सा कामायनी पे तो बहुत बातें हो गई हैं, 2 लाइन में एक बात और कि नंददुलारे वाजपेयी ने लिखा कि प्रसाद जी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनका बाह्य व्यक्तित्व देखकर हर कोई प्रभावित होता था। जब हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें उनके व्यक्तित्व का आकलन होता है, लेकिन उनका अंतस व्यक्तित्व भी बहुत ही मृदुल था, बहुत मृदुल था। वे व्यवहारपूर्ण थे, मैत्रीपूर्ण थे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उन पर बनारसी रंग चढ़ा हुआ था, एकदम चौचक। कोई जो है उनके व्यक्तित्व से, चाहे वो अंतस व्यक्तित्व हो चाहे वह बाह्य व्यक्तित्व हो, उनसे अछूता नहीं रहता था। कभी आप प्रसाद जी को विशेष रूप से कविता प्रसाद जी को विशेष रूप से अगर आप सुने तो वो छोटी छोटी बातें जो उन्होंने अपनी माँ से सुनी हैं वो बताती हैं। उसी में वह एक बात आती है कि प्रसाद जी मुद्गल फेरते थे। युवा पीढ़ी तो जानती नहीं होगी मुद्गल क्या होता है। 100 किलो का होता है, दोनों हाथ से ऐसे ऐसे फेरते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इतना कोमल भावों का अभिव्यक्ति देने वाला कवि मुद्गल भी फेरता था। अखाड़ा प्रेमी है, आप उनके घर जाएंगे तो वो अखाड़ा आज भी है। कविता जी ने मुझे बताया कि वो मुद्गल आज भी है और उसको फेरने के लिए ट्रेनर आता था उनको वो मुद्गल फेरवाने के लिए, क्योंकि बनारसी रंग चढ़ा हुआ था। तो जब प्रसाद जी को हम जाने तो हम उनके छोटे छोटे व्यक्तित्व को जाने। और प्रसाद जी जो है सभा सोसाइटी में जाने में बहुत विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनकी रुचि कम थी। लेकिन अगर कोई कौतूहलपूर्ण बात हो जिसे कि उन्हें जानना है तो उस सभा में वो मीलों पैदल चलकर जाते थे। एक बार राहुल संकृत्यायन को सुनने के लिए, बौद्ध साहित्य पर सुनने के लिए मीलों पैदल चलकर वो गए थे। छोटे छोटे गोष्ठियों में वे अपनी कविताएं सुनाते थे। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी में वे कामायनी का पाठ करते थे और उस कामायनी के पाठ को सभी लोग बहुत ही मन से पसंद करते थे। थोड़ी सी बात पवन सर ने कहा कि गोलावाला, तो गोलावाला थोड़ी सी बात खाली मैं बहुत आदर करती हूँ पवन सर का, और किसी भी संगोष्ठी का एक माननीय गरिमा होती है कि हम लोगों को यह पता है कि कामायनी में कई तरह की समस्याएं हैं और मूल समस्या है, समस्या की डिटेल में नहीं जाएंगे, स्त्री और पुरुष की समस्या, जिसको कि हम प्रकृति और पुरुष भी कह सकते हैं, उससे जुड़ी हुई बातें। यह संसार, यह सृष्टि स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के संसर्ग से ही निर्मित हुई है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, यह जो त्रिपुंड है, इस त्रिपुंड के अलगाव के कारण ही हमारे सामने समस्याएं उपस्थित होती हैं। प्रसाद जी ने यह टेक्निक बताया। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब हम पात्रों को पढ़ते हैं कामायनी में, श्रद्धा को, मनु को, मानव को, ईड़ा को और तमाम पात्र हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो आप ये मोटी बात समझिए कि यह कोई अलग अलग पात्र नहीं है, ये एक ही पात्र है। जब इन पात्रों का, इन भावों का सही संतुलन होता है तभी मानवता का विकास होता है। श्रद्धा सिर्फ जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, कोई स्त्री को पुमान नहीं, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। श्रद्धा स्त्री नहीं है, श्रद्धा एक पात्र है, न वह स्त्री है न वह पुरुष है, वह स्त्री भी है और वह
पुरुष भी है। पुरुष के पास भी श्रद्धा है और मनु के पास भी श्रद्धा हो सकती है। मन को भी श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा को भी मन चाहिए, और इन दोनों को ईड़ा चाहिए। जब इन तीनों का जब संकलन होगा तभी मानवता का विकास होगा। और श्रद्धा के जिस रूप का उन्होंने चित्रण किया, उस रूप के बारे में तो हिमांशु मैम बता पाएंगी, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। बस मुझे ऐसा लगता है कि न जाने वह कौन सी -0 ब्रश से श्रद्धा का निर्माण किया होगा। अद्भुत रूप लेकर वह उतरती है। एक झटका सा लगा, मनु को झटका लगता है, निरखने लगे, लूटे से सब लूट गया। यह कौन है जो गंधर्व प्रदेश से आई है? सारे भाव बदलते हैं। मनु, तुम्हें क्या चाहिए? आओ हम और तुम मिलकर इस सृष्टि का फिर से विकास करते हैं। मनु का मन टूटता है, बोले तुम्हें क्या चाहिए? मेरा हृदय रत्नों का सौंध है, खजाना। क्या चाहिए? प्रेम लो, दया लो, श्रद्धा लो, ममता लो, और क्या चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री, मधुरिमा लो अपार। आओ। और अंततः जो है दोनों का संसर्ग होता है। रास्ते पे चलते हैं और हम देखते हैं कि कितने व्यवधान आते हैं। उस व्यवधान का जब भी हम साथ चलेंगे, ध्यान रखना, व्यवधान आएंगे। साधो यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारो, भूई धरो, तब पैठो घर माही। उस मानवता को प्राप्त करने के लिए हमें इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। और इस रास्ते को अपनाने का जो हमारे पास सूत्र है, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी के लिए प्रसाद जी ने लिखा, युवा पीढ़ी को जोड़ना इस साहित्य से, और वह समरसता का साहित्य, मानवता का साहित्य, और वह साहित्य है महाकवि जयशंकर प्रसाद का साहित्य। मैं 1 सेकेंड और कुछ बोलूँगी, 1 सेकेंड, 30 सेकेंड हो सकता है, कि महादेवी वर्मा ने लिखा और बोला कि जयशंकर प्रसाद पीठ की स्थापना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सानिध्य में इतना संपन्न मंच है, सामने अनिल राय सर बैठे हैं, पूरी पीढ़ी बैठी हुई है, क्यों न हम जो है महादेवी वर्मा के इस स्वप्न को यहीं से पूरा करें। इसी भाव के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। बहुत आभार, बहुत लगन के साथ मैं बनारस से दौड़ कर आई थी, और जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा मन में समझा था, उससे कई गुना पाया। आपके प्रति आभार। समय की अपनी सीमा है, समय का पाबंद होना विशेष गुण है। हमारे सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर राय सर स्वतः ही यहाँ पधार चुके हैं, तो किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं। बस 2 पंक्तियाँ सर मैं ज़रूर बोलूँगी आपकी सम्मान में, और आपके इस बड़े व्यक्तित्व को निवेदित है ये पंक्तियाँ, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा मकान बन जाऊँ, रहूं ज़मीं पे मगर आसमान बन जाऊं। अक्सर राम सर। सम्माननीय मंच, सभागार में उपस्थित शिक्षक बंधुओं और बांधवियों, और सत्र की प्रतीक्षा को अपने सीने में दबाए हुए शांत दिखते हुए मगर अधीर विद्यार्थियों, अध्यक्ष की स्थिति उस
मेहमान की तरह होती है जो भोज के खत्म होने पर शामियाने में पहुंचता है। जो भी एक आध पकौड़ा बचा होगा मैं 10-15 मिनट में बात को खत्म करूंगा। संबोधन में 2 लोग बहुत ज़रूरी थे जो छूट गए समय की हड़बड़ी के कारण। एक तो कविता जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट की सचिव और विभाग के अध्यक्ष पवन जी और आप सब। अज्ञे ने एक बात कही थी कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, निराला पढ़े जाएंगे और पंथ से सीखा जाएगा। प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, इसका क्या मतलब है? शायद उनका मतलब ये था कि प्रसाद की कविता एकेडमिक्स के पिंजरे में बंद कविता है और इसलिए उस कविता का अपने वर्तमान के आकाश के साथ कोई संबंध नहीं। क्या ये सच है? आज इस 27 फरवरी 2026 में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। भारत की महानता, उसकी सांस्कृतिक चेतना, प्रसाद की चिंताएं, प्रसाद का प्रेम, उनका सौंदर्य बोध। और ठीक इस सभागार से बाहर एक विश्वविद्यालय है जिसमें तमाम विषयों के लोग पढ़ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय से बाहर एक सड़क है जिसमें लगभग ऐसी अनुभूति होती है कि नदियों में जैसे पानी बहता है वैसा ट्रैफिक है और आप बहुत आसानी से सड़क पार नहीं कर सकते। अगर कर लेते हैं तो आप उसे अपना सौभाग्य और दक्षता मान सकते हैं। तो इस कक्ष से बाहर और इस सेमिनार से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और इन दोनों दुनियाओं के बीच में कोई संवाद नहीं है। हम लोग जब साहित्य पर, कविता पर बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि प्रसाद के आखिरी रचनाशीलता का दौर हिंदी में सिनेमा की शुरुआत का दौर भी है और फिर सिनेमा का एक दर्शक वर्ग है। सिनेमा का बहुत गहरा प्रभाव है, उसके दृश्य हैं, उसके संवाद हैं, उसकी कहानियाँ हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। केवल कविता को लेकर जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी स्थिति गूलर के फल के कीड़े की तरह होती है। उस फल के भीतर हम समझते हैं कि यही ब्रह्मांड है और जबकि प्रसाद की मृत्यु के लगभग 10 वर्ष बाद देश आज़ाद होता है और देश का विभाजन भी होता है, जो भारत के इतिहास की सबसे तकलीफदेह घटनाओं में से एक है। फिर बहुत एक लंबा दौर गुजरता है, आर्थिक उदारीकरण, फिर इसके बाद की तमाम घटनाएं और आज की एक ऐसी दुनिया जो युद्धग्रस्त है। उसमें यूक्रेन है, उसमें फिलिस्तीन है और उसमें हमारा अपना समाज भी है। भारत में युद्ध सीमाओं पर हो या ना हो, लेकिन समाज और जीवन में युद्ध बहुत सारे हैं। क्या हम इनको स्थगित करके प्रसाद को पढ़ सकते हैं? जो कविता अपने वर्तमान के साथ कोई जीवित संबंध नहीं बनाती, वो या तो गरुड़ पुराण है या सत्यनारायण की कथा है। तो हम कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत महान हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से स्वायत्त करें? प्रसाद की महानता की चर्चा के क्रम में ही आयोजकों के दिमाग में बात रही होगी कि खाना ठंडा हो रहा है। इस ठंडा होते हुए खाने और प्रसाद की कमाईनी के बीच कैसा रिश्ता हम बनाएं? तो मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ।
मुझे लगता है कि प्रसाद को बहुत श्रद्धा से देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी रचनाकार को या किसी विचारक को श्रद्धा से देखना उसकी प्रछन्न हत्या है। प्रसाद पर विचार करने की ज़रूरत है और सभी वक्ताओं के वक्तव्य का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन प्रसाद समाधान के रचनाकार नहीं है। प्रसाद जहाँ भी समाधान देते हैं वहाँ असफल होते हैं। तो प्रसाद बुनियादी तौर पर क्या करते हैं? 2-3 बातें हमें ख्याल में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि प्रसाद औपनिवेशिक काल के रचनाकार हैं। देश जब गुलाम है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत है, उस औपनिवेशिकता के साथ प्रसाद का क्या संबंध बनता है? क्या वे किसी आज़ादी का स्वप्न देखते हैं? राजनीतिक आज़ादी के स्वप्न का कोई चिन्ह प्रसाद में नहीं है। ऐसा क्यों है? इतना प्रबुद्ध रचनाकार, गांधी का असर है पूरे देश पर। उस दौर में भी प्रसाद लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सीधी चीज़ें उनमें नहीं दिखाई देती। इसलिए मुझे लगता है कि प्रसाद का अध्ययन उपनिवेशीकरण के संदर्भ में होना चाहिए। तो उपनिवेशवाद की 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या तो राजनीतिक है, वो राजनीतिक तौर पर उपनिवेश को गुलाम बनाता है, उसका आर्थिक शोषण करता है। प्रसाद इस पर कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि प्रसाद को ये बात अच्छी तरह से पता है कि राजनीतिक गुलामी का सबसे बाहरी संस्करण है। राजनीतिक गुलामी से आप बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। वास्तविक गुलामी सांस्कृतिक होती है, और इसलिए प्रसाद का पूरा काव्य जगत, मैं नाटक वगैरह में बहुत नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्रसाद का जो पूरा काव्य जगत है वह इस देश को उसकी सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त करने का प्रस्ताव भी देता है और उसका स्वप्न भी देखता है। प्रसाद की कविता प्रस्ताव और स्वप्न के किनारों के बीच निर्मित होने वाली और बहने वाली कविता है। तो आज का जो विषय है, राष्ट्र, समाज और संस्कृति, इन तीनों को थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि प्रसाद की कविता के मानचित्र में लोकेशन इन तीनों की क्या है। तो पहले हम राष्ट्र को देखते हैं। दरअसल हमें लगता है कि रीतिकाल खत्म हो गया है, लेकिन रीतिकाल कहीं खत्म नहीं हुआ है। हम लोग प्रायः कोट करते हैं कि हिमालय के आंगन में प्रथम किरणों का दे उपहार, या इस तरह की बहुत प्रत्यक्ष सीधे तौर पर जो उन्होंने राष्ट्र और भारत को लेकर कहा है, अरुणेय मध्य देश हमारा। प्रसाद की राष्ट्रीयता वहाँ नहीं है। प्रसाद की राष्ट्रीयता वहाँ है जहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? कि राष्ट्र का संचालक कैसा होगा, राष्ट्र की बागडोर जिसके हाथ में होगी वो नायक कैसे होंगे। हम लोग आसानी से कहते हैं चंद्रगुप्त नायक नहीं है, चाणक्य है। चाणक्य और स्कंदगुप्त जैसा चाहिए। आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान के इतिहास में नायकों का पोस्टमार्टम करके देखें तो कितना चाणक्य हम बचा पाए और कितना स्कंदगुप्त हम बचा पाए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यहाँ से स्कंदगुप्त शुरू होता है। दरअसल प्रसाद का जो साहित्य है वो हमें एक अफसोस के चौराहे पर खड़ा करता है, और हम सोचते हैं कि काश हमारे पास एक स्कंदगुप्त होता या हमारे पास एक चाणक्य होता। प्रसाद की रचनाशीलता हमारे भीतर की ऐतिहासिक रिक्तता को छूती है, और इसलिए हम बेचैन होते हैं, हम उदास होते हैं। जो रचना हमें सुख के वृंदावन में ले जाती है वो रचना दृष्टिवी नहीं होती। सुख हमेशा बुलबुलों की नीयत से ग्रस्त होते हैं। वे बुलबुले की तरफ उठते हैं और फूटते हैं। दुख हमारा वायुमंडल है, और जो सभ्यताएं दुख को सहेजना भूल जाती हैं
वे बर्बर हो जाती हैं। इसलिए प्रसाद ने जिस राष्ट्र की बात की थी वो स्टेटमेंट में नहीं है, वो वक्तव्य में नहीं है। जैसे प्रेम अगर भाषा में कहेंगे तो कथन है, स्पर्श में अनुभूति है, स्पर्श में अनुभव है। प्रसाद का राष्ट्र स्पर्श में है, कथन में नहीं। और ये एक बड़े रचनाकार की निशानी है। और इस तरह का ट्रीटमेंट छायावाद और छायावाद से पहले की कविता में हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा सवाल ये है कि एक रचनाकार अपनी परंपरा के साथ कैसा रिश्ता बनाता है। विश्वविद्यालयों में मोटे तौर पर, खास तौर पर वामपंथी आलोचना यह मानती है कि प्रसाद परंपरा के कवि हैं। क्या प्रसाद वाकई परंपरा के कवि हैं या परंपरा से जिरह के कवि हैं? मुझे लगता है कि प्रसाद परंपरा से जिरह करते हैं। और हिंदुस्तान की जो पूरी परंपरा है उसमें एक विरोधाभास है। वह निवृत्ति को पूजती है, निवृत्ति को स्वीकार करती है। इसलिए इस देश के सांस्कृतिक मानस ने राजाओं को नहीं, सन्यासियों को याद रखा। बुद्ध के बाद पता नहीं कितने राजा आए और चले गए, लेकिन हमारे सांस्कृतिक मानस में कोई राजा नहीं है, सन्यासी हैं। तो जो निवृत्ति है उसको प्रसाद ने अस्वीकार किया और कहा कि जीवन निवृत्ति नहीं जानता, जीवन उत्सव है। जीवन उत्सव है, इसका मतलब है कि जीवन में इच्छाएं हैं। इच्छाओं का जो सघन रूप है वो काम है। काम वरेण्य है क्योंकि काम से सृजन संभव होता है। निवृत्ति का निषेध किया कामायनी में यह कहकर, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्व इच्छा का है परिणाम। जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये इसी काम के कारण है। लेकिन तब सवाल ये है कि इच्छा जब शब्द आया, इच्छाओं और जीवन के बीच कैसा संबंध बने। इच्छा अगर अनियंत्रित है तो वह सभ्यता को अराजक भोगवाद की तरफ ले जाएगी। इच्छाओं में और एक वैश्विक मानवता में संतुलन बिंदु की तलाश, छटपटाती हुई तलाश प्रसाद के यहाँ है। इसलिए सुख जरूरी है, लेकिन सुख का संग्रह नहीं। अगर तुम केवल सुख का संग्रह करोगे तो एक दिन तुम्हारी सभ्यता जम गए निर्झर की तरह और जलप्रपात की तरह हो जाएगी। सुख, केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना। अगर केवल सुख बटोरते रहोगे तो जमी हुई झील में बदल जाओगे। इसलिए इच्छाओं को पनपने दो, लेकिन इच्छाओं को कहो कि वो तुम्हारी औकात में रहें। इच्छाओं के नियंता हो तुम। प्रसाद प्रवृत्ति मार्ग का समर्थन करते हैं, लेकिन प्रसाद इच्छाओं से मनुष्य के संकल्प को बड़ा मानते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास कोई न कोई एक विश्व दृष्टि हो। वो विश्व दृष्टि क्या है? अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति बिना विकास करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया का जो 80% धन है वो दुनिया के केवल 10% लोगों के पास है। और ये जो आपको युद्ध, हिंसा, बेचैनी, अराजकता दिखाई पड़ रही है, ये पुलिस थानों की कमी की वजह से नहीं है। हमने ऐसी सभ्यता निर्मित कर दी है जिसमें बहुत असंतुलन है। इच्छा और मनुष्य के विवेक के बीच की संबंधहीनता की परछाइयां हैं जो दिखाई पड़ रहा है। और तीसरी और आखिरी बात इस संदर्भ में ये, प्रकृति
और मनुष्य के संबंध की रक्षा अगर हमारी इच्छाएं नहीं कर पा रही हैं तो विनाशकारी हैं। और हमारे समय का जो समूचा भोगवाद है वो मूलतः प्रकृति के विनाश पर टिका हुआ है। इसलिए कामायनी में जो प्रलय है वो प्राकृतिक घटना नहीं है, वह देव सभ्यता के उच्छृंखल, आत्मकेंद्रित, अनियंत्रित भोगवाद की अनिवार्य परिणति है। पुराणों में अभी तक प्रलय की तमाम घटनाएं एक चक्र का परिणाम थीं कि शुरू होगा सतयुग से और कलयुग में प्रलय होगा और फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। कोई सतयुग कलयुग नहीं है। कितनी विचित्र बात है कि जिस देश में मूर्ति पूजा इतनी महत्वपूर्ण हो, उस देश के एक सबसे बड़े कवि के पास कोई मूर्ति नहीं है और कोई मंदिर नहीं है। यह अकारण नहीं है। इसका मतलब है कि धर्म का जो अनुष्ठानिक रूप है वह समाज को संकीर्ण बनाता है और मनुष्य के चित्त को पराधीन। इसलिए प्रकृति और मनुष्य के बीच के स्वाधीन संबंध की कल्पना पर कामायनी अपने पंख खोलती है। और इसलिए आप देखेंगे कि कामायनी के अंत को लेकर बहुत बात होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि अगर अब कहीं कोई विकल्प है और हो सकता है तो ये जो पिंजराबद्धता है सभ्यता की, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये अजीब बात हो गई है कि वीकेंड में दिल्ली वाले लोग पहाड़ों को रौंदने के लिए गाड़ी उठाते हैं और शराब उठाते हैं। दरअसल वो प्रकृति देखने नहीं, वो प्रकृति को नष्ट करने जाते हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों को पुनर्बहाल करने की जो चिंता और पीड़ा है, हम अपने वर्तमान की आंख से उनकी कविता को हम पढ़ सकते हैं। संस्कृति का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि समय नहीं है तो दो ही बिंदुओं पर मैं बोलूँगा। संस्कृति के बारे में हमें झूठ बोलने की बहुत आदत हो गई है। भारत की संस्कृति बहुत महान है, पता नहीं कहाँ से महान है, लेकिन है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक कोर है उसको हम कैसे देखेंगे? तो मुझे लगता है कि दो चीज़ों पर संस्कृति रिफ्लेक्ट करती है, अपने को प्रतिबिंबित करती है। एक तो सौंदर्य बोध पर। प्रसाद के यहाँ सौंदर्य कैसा है, सौंदर्य के बारे में वो क्या कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, सौंदर्य कैसा है। सौंदर्य दरअसल अवगुंठन में होता है, थोड़ा सा छिपा हुआ। सौंदर्य ही नहीं, अर्थ भी। संबंध की सारी खूबसूरती कुछ रह जाने और कुछ न कह पाने में है। संबंधों की भी और रूप की भी, देह की भी। और इसलिए श्रद्धा को जब वो पहली बार मंच पर ले आते हैं तो श्रद्धा पूरी दिखाई नहीं पड़ रही। नील परिधान, बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। और फिर मुश्किल ब्यूटी पार्लर वालों को होगी। उस अंग की चमक को वो किस पेंट से प्रकट करेंगे? प्रसाद को बांधने में ब्यूटी पार्लर की हथेलियां टूट जाएंगी। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे सांवले बादलों की गोद में बिजली का फूल खिला हो, ऐसा सौंदर्य है। इस दरअसल कविता हमेशा संस्कृति को बाजार के दैत्य के पंजे से छुड़ा लेती है। और ये कोई नई बात नहीं है, आप जायसी के यहाँ चले जाएं। मुझे लगता है कि खरबों का कारोबार है बाल ठीक लहराने का। और जायसी ने पद्मावती के बालों के बारे में केवल ये कहा,
बेनी खोल दे जो झारा, सर्ग पताल हो गया अंधियारा। पद्मावती जब जोड़ा खोल देती है तो स्वर्ग से और पाताल तक अंधेरा है। यह जो रात का अंधेरा है ये रात वात का नहीं है। पद्मावती ने अपने बाल खोल दिए। ये कौन शैम्पू ऐसा बाल ले आएगा? कविता वहाँ भी और कविता यहाँ भी। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और दूसरा, प्रेम के बारे में एक सभ्यता क्या सोचती है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कविता सभ्यता की आवाज़ नहीं, सभ्यता की मंशा है। तो प्रेम के बारे में कुल मिलाकर पश्चिम प्लेटोनिक लव तक जाता है, विक्टोरियाइज में। प्लेटोनिक में नहीं जाते। प्लेटोनिक लव का मतलब यही होता है कि केवल आप भावना से किसी को चाहते हैं, तो उसमें आलिंगन वगैरह कुछ नहीं है। प्रसाद के यहाँ आलिंगन है। स्नेहालिंगन की लतिकाओं का झुरमुट छा जाने दो, आओ हम अपने आलिंगन से एक झुरमुट बनाएं, जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। आओ हम अपने प्रेम से इस जली हुई दुनिया में एक वृंदावन बनाएं। अखबार तो अब मैं पढ़ता नहीं हूँ और टीवी तो देखे 7 साल 8 साल हो गए, लेकिन ये जो स्क्रीन नाम की चीज़ है स्मार्टफोन पर, इसमें सूचनाएं आती हैं। कल शाम तक जो प्रेमी आकाश के सारे तारे तोड़कर दुपट्टे में रख देने पर आमादा था, वो अगले ही दिन तेजाब का बोतल लेकर घूम रहा है। हिंसा है यानी ज़्यादा, प्रेम तो है नहीं। जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। यह प्रेम की भारतीय नहीं, यह प्रेम की मानवीय अवधारणा है। प्रसाद भारत के कटोरे में औंटे जाने वाले दूध नहीं है। प्रसाद की सीमा भारत से बड़ी है। इसलिए वे प्रेम और सौंदर्य के बारे में जो स्वप्न देखते हैं वो सभ्यताओं का स्वप्न है। जैसे तुलसीदास का राम राज्य हकीकत नहीं, सभ्यताओं का स्वप्न है। और मुझे लगता है कि सभ्यताओं के आखिरी सपने जहाँ बचेंगे वो कविता का घोंसला होगा। कविता के घोंसले की इस पूरी परंपरा में प्रसाद की कविता भी एक घोंसला है और इसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। गंभीर वक्तव्य सर का। प्रसाद राजनीतिक गुलामी नहीं अपितु सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति का स्वप्न देखते हैं। यही उनकी रचनाओं का प्राण तत्व है, ऐसा सर ने अभी उद्घाटित किया है। वास्तव में प्रसाद जितने बड़े चिंतक और दार्शनिक हैं उतने ही बड़े कलाकार भी हैं, शिल्पी भी हैं। एक श्रेष्ठ साहित्यकार भविष्य दृष्टा होता है। वह युगबोध को आत्मसात करता है, अतीत से प्रेरणा लेता है, सीख लेता है और मनुष्यता के भविष्य की सात्विक चिंता से अनुप्राणित साहित्य का सृजन करता है। प्रसाद ऐसे ही सर्जक कलाकार हैं। उन्होंने जो सृजन किया उस सृजन के वजह से वे कालजयी हैं और ऐसे कालजयी साहित्यकार को हम नमन करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार। समय पर्याप्त हो रहा है। मैं मंचस्थ सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करती हूँ और हमारी सहयोगी डॉक्टर सुधा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार। आज के शुभ अवसर की अंतिम कड़ी
धन्यवाद पर आ चुकी है। मुझे अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद। नवाबों के शहर लखनऊ में बस के हम अपने अतिथियों का विशेष धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर अपने गंभीर और नए विचारों से हमें अवगत कराया। दिलवालों की दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे अध्यक्ष जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक नई बात कही है कि हर कवि या लेखक को उसके समय काल पर देखना चाहिए। इसलिए जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो हमेशा यही कहती हूँ वो किस समय लिख रहे थे, उनका क्या दिमाग था, क्या सोच होगी, ये ज़रूर तय करता है। इसलिए प्रसाद को नए संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया, वह बहुत ही अच्छा लगा। और बनारस, जिसका नाम ही है बनारस, बना हुआ रस, उसको बनावटी होने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही सरल सुबोध और सुकोमल भाषा में अपनी बातों को कहने वाली मैडम सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वक्तव्य दिल की गहराइयों में उतर आया है। और पूर्व अध्यक्ष केडी सिंह मैडम, कैलाश देवी मैडम है ना, सही है ना? हाँ, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो हमारी पूर्व अध्यक्ष रही हैं और उनका सानिध्य, उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। और उन्होंने कहा है कि राष्ट्र प्रेम से विश्व प्रेम की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रेम अनंत हो जाता है तो उसकी गरिमा बढ़ती जाती है। और सबसे प्रिय और बहुत ही अंदाजे बयां की बात करे जाए, अभिव्यक्ति की शैली जिसमें है, मेरी प्यारी हिमांशु मैडम जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कहा है समन्वय बहुत ज़रूरी है। उनका बहुत बहुत साधुवाद। बौद्ध दर्शन ही कहता है सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक धारा, मतलब मध्यम मार्ग हमें सहज बनाता है। अति तो हर समय वर्जित होती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला बरसना, अति की भली ना धूप। इसलिए आपका जो वक्तव्य रहा वह मुझे बहुत पसंद आया। और ममता मैडम की क्या बात कहें, उनका नाम ही ममतामयी है, प्रेममयी है। और उन्होंने बहुत ही प्यार से इस मंच का संचालन किया और इस पूरे प्रांगण में अनुराग और प्रेम अभिव्यक्ति सब रही। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को धन्यवाद देती हूँ तो अपने प्रिय विद्यार्थियों, शोधार्थियों को। उनके बिना कोई कार्यक्रम सार्थक और सफल माना ही नहीं जा सकता है। आप हैं इसीलिए यह महफिल है, आप हैं इसीलिए लम्हा यादगार बना, आपके साथ ही यह सफल और सार्थक बना। और साथ ही साथ मैं अपने बेटे सार्थक का भी धन्यवाद करती हूँ। सुबह से बैठा हुआ है, उसके वजह से मैं आ पाई नहीं थी, मुझे ले चला जाता घर। और अंत में मैं अपने विभाग के सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और ऐसी नई नई प्रतिभाओं को भी मंच देते रहेंगे और नई नई ऊर्जा का संचार होता रहेगा। धन्यवाद। और आज का सबसे प्रचलित थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सुधा जी। भोजन का समय हो गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस सभागार के दाहिनी तरफ भोजन की व्यवस्था है, कृपया से अनुरोध है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखें। आप लोग भी सब सागर आमंत्रित हैं भोजन पर बाहर। और छात्रों के लिए विशेष सूचना मुझे भेजनी है। 2 सेट वहाँ पर लगे हुए हैं। एक शुभम बढ़ाई दो। आ जा अनुराग, इधर आओ। ए अनुराग, इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। सब दोस्त आधुनिक सत्र में मैं डॉक्टर ममता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करती हूँ। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मैं फिर आपके समक्ष रूबरू हूँ।
यह सत्र प्रसाद के नाट्य साहित्य पर केंद्रित है। इस सत्र में विचार विमर्श के लिए हमारे मध्य जो विद्वान वक्ता उपस्थित हैं, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, प्रोफेसर विद्योत्मा मैम अभी दिखाई नहीं दे रही हैं सभागार में। प्रोफेसर अनिल राय जी, जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। मैम आ रही हैं, उधर से मैम ने इशारा किया है। अध्यक्षता के लिए मैम आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर अनिल राय सर सादर मंच पर आमंत्रित हैं। प्रोफेसर अलका पांडे मैम, जो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से हैं, मैम आपसे हार्दिक अनुरोध है, कृपया मंच को सुशोभित करने का कष्ट करें। इस समृद्ध मंच के लिए एक बार पुनः आपकी करतल ध्वनि की आवश्यकता। कृपया करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें। अपने विद्वान समागतों के स्वागत सम्मान का क्षण है। इस क्षण में मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर से अनुरोध करती हूँ कि इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर विद्योत्मा मिश्र जी को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। ये स्मृति चिन्ह हमारी स्मृति आपके मन में संजोए रखें। मैम आपका हार्दिक स्वागत है। इसी क्रम में प्रोफेसर हेमांशु सेन मैम से अनुरोध है कि वे उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। ये पुष्प हमारी भावना के हैं। भावना के फूल मेरी आंजुरी में है, चिरंतन सुरभि इनकी पाखुरी में। प्रोफेसर श्रुति जी से तालियां बजाने में संकोच नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा सुअवसर है कि आपके मध्य इतने बड़े विदुषी वक्ता उपस्थित हैं। आप सभी निश्चित रूप